हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बी आर अम्बेडकर के राजनीतिक चिंतन के विविध पक्षों को समझने का प्रयास करेंगे। बी आर अम्बेडकर का राजनीतिक चिंतन भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने की एक नवीन दृष्टि प्रदान करता है। सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक के संबंध पर एक नई दृष्टि डालता है और सामाजिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र के आंतरिक संबंधों को समझने के लिए भी एक नया दृष्टिकोण देता है। अंबेडकर के चिंतन में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के अन्योन्याश्रित संबंध को समझने की एक दृष्टि मिलती है। वास्तव में बी आर अम्बेडकर आधुनिक भारत की एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन और जिनके कार्यों ने कार्ल मार्क्स के उस प्रसिद्ध कथन को प्रतिबिंबित किया है, जहां कार्ल मार्क्स कहता है कि दार्शनिकों ने इस दुनिया को समझने का प्रयास किया है और उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है अलग अलग तरीके से, किंतु आवश्यकता इस बात की है कि इस दुनिया को बदला जाए। मार्क्स का ये कथन जब हम अंबेडकर के चिंतन के संदर्भ में देखते हैं तो हम पाते हैं कि अंबेडकर का पूरा चिंतन इसी परिवर्तन की अदम्य इच्छा का प्रमाण है। अंबेडकर की का दर्शन क्रांतिकारी है क्योंकि यह छोटे मोटे परिवर्तनों से संतुष्ट होने वाला नहीं है। यह मानता है कि व्यवस्था में छोटे छोटे परिवर्तनों के माध्यम से वास्तविक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय समाज में संपूर्ण परिवर्तन लाना होगा। भारतीय समाज को परिवर्तित करने की उनकी दृष्टि व्यापक है। व्यापक होने से अर्थ यह है कि वे भारतीय समाज के परिवर्तन के लिए जो दृष्टिकोण अपनाते हैं वो सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, धार्मिक भी है। इन सभी पक्षों में परिवर्तन के लिए अंबेडकर ने अपनी एक दृष्टि प्रदान की है। इस प्रकार अंबेडकर आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में अनेक भूमिकाओं को संपादित करते हैं। एक स्थापित संविधानविद के रूप में, एक विशिष्ट सांसद के रूप में, विद्वान और न्यायविद के रूप में, और इन सबसे ऊपर दमित वर्ग के नेता के रूप में। अर्थात आधुनिक भारत के निर्माण में यदि हमें अंबेडकर के योगदान का आकलन करना है तो इन सभी पक्षों को दृष्टिगत रखना होगा। तब हमें अंबेडकर के चिंतन और अंबेडकर के व्यवहारिक योगदान की एक पूर्ण छवि स्पष्ट हो पाएगी। इस व्याख्यान में हम सबसे पहले अंबेडकर के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे। इन घटनाओं को समझना क्यों आवश्यक है? क्योंकि वैसे तो प्रत्येक चिंतक का चिंतन उसके संदर्भ से निकल कर आता है, किंतु अंबेडकर के चिंतन में उनके संदर्भ का विशेष योगदान है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अंबेडकर के चिंतन और उनके परिवेश या उनका संदर्भ, इन दोनों के जो अंतर्द्वंद हैं
उससे निकल कर ही अंबेडकर का चिंतन स्पष्ट होता है। तात्पर्य यह है कि जब तक हम उस संदर्भ को नहीं समझते तब तक हम अंबेडकर के विचारों को समझने की प्रक्रिया में न्याय नहीं कर सकते। विशेषकर अंबेडकर का चिंतन और अंबेडकर के जो विचार भारतीय सामाजिक व्यवस्था, हिंदू धर्म, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता के संदर्भ में आकार लेते हैं, वो उनके व्यक्तिगत अनुभवों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है उन विचारों को आकार प्रदान करने में। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि हम उनके जीवन के महत्वपूर्ण चरणों को समझें। और उसके बाद हम आज के व्याख्यान में जाति व्यवस्था के संदर्भ में अंबेडकर के चिंतन को समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में अंबेडकर के चिंतन में अस्पृश्यता के संदर्भ में उनका विचार, जाति व्यवस्था के संदर्भ में उनका विचार, ये वो दो आधार हैं जो सामाजिक न्याय, संवैधानिक लोकतंत्र, व्यक्ति के अधिकार, ये जितने भी विमर्श हैं उन सबको आधार अंबेडकर के चिंतन में इन्हीं दो विचारों से मिलता है। जाति के संबंध में उनके विचार और अस्पृश्यता के संबंध में उनके विचार, तो वे आधारभूत बन जाते हैं जिसके आधार पर हम उनके अन्य विचारों को समझ सकते हैं। अब यदि हम अंबेडकर के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो हम ये पाते हैं कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर ने हाई स्कूल की शिक्षा के लिए एल्फिंस्टन हाई स्कूल बॉम्बे में प्रवेश लिया और फिर एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से ही उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। उसके पश्चात बड़ौदा के गायकवाड़ के समर्थन और सहायता से वे न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अध्ययन के लिए गए, जहां उन्होंने स्नातकोत्तर और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद वे भारत वापस आए और भारत आने के बाद उन्होंने बड़ौदा महाराज के प्रशासन में सेवा दी। यद्यपि यहाँ उनके अनुभव, उनके जातिगत अनुभव अच्छे नहीं रहे और अंततः उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। उसके पश्चात उन्होंने बॉम्बे के सिडनीहम कॉलेज में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में पद स्वीकार किया। इस स्थान पर भी उनके अस्पृश्य पृष्ठभूमि ने उन्हें अच्छे अनुभव नहीं दिए और अंततः उन्होंने ये नौकरी भी छोड़ दी। और फिर उन्होंने एक पत्रिका मूक नायक प्रारंभ की। उन्हें यह समझ में आ गया कि उनका मूल उद्देश्य अब उस दमित वंचित वर्ग को आवाज़ देना है और इस उद्देश्य से ही उन्होंने 1920 में दमित वंचित वर्ग के हितों को मुखर करने के उद्देश्य से मूक नायक पत्रिका शुरू की। 1920 में जब पहला ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डिप्रेस क्लासेस हुआ तो उसमें अंबेडकर ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। उसके पश्चात वे पुनः शिक्षा के लिए लंदन चले गए, जहां उन्होंने डीएससी की उपाधि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने कानून की उपाधि ग्रेज इन लंदन से प्राप्त की। भारत आने के बाद उन्होंने वकालत करने के कुछ प्रयास किए, पर वे प्रयास बहुत सफल नहीं रहे और फिर अंबेडकर ने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट कर लिया कि अब उन्हें अस्पृश्यों के उद्धार के लिए ही पूरा जीवन समर्पित करना है। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और उसके पश्चात 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पत्र की शुरुआत की।
इसके पश्चात अंबेडकर ने अस्पृश्यों के अधिकारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष भी प्रारंभ किया ताकि उन्हें गरिमा का अधिकार प्राप्त हो। उन्होंने उन कुछ प्रथाओं के विपरीत के विरुद्ध जो मानव मात्र की गरिमा का खंडन करती हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष भी किया। हालांकि अंबेडकर का मुख्य ध्यान आने वाले वर्षों में संवैधानिक सुधारों के माध्यम से अस्पृश्यों को गरिमा दिलाने की दृष्टि में रहा, किंतु प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने कुछ एक प्रत्यक्ष आंदोलनों और सत्याग्रह का भी आयोजन किया, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सत्याग्रह महाड़ सत्याग्रह है, जिसका आयोजन सन 1927 में अंबेडकर द्वारा किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यों को जल के सामान्य स्रोतों जिस पर बाकियों को अधिकार प्राप्त है, उन पर अधिकार प्राप्त कराना था। इसी वर्ष में वे बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य भी चुने गए। इन्होंने उसके पश्चात साइमन कमीशन के समक्ष दमित समूह के हितों को बहुत प्रखर रूप में प्रकट किया। पुनः 1930 में उन्होंने कालाराम मंदिर में अस्पृश्यों के प्रवेश के लिए आंदोलन का गठन किया। गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने भाग लिया और उन सम्मेलनों में उन्होंने अस्पृश्यों के विशेष हितों की वकालत की। उन्होंने मांग की कि अस्पृश्यों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, और जिसका परिणाम 1932 के कम्युनल अवार्ड के रूप में हुआ। हालांकि इस कम्युनल अवार्ड, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि अस्पृश्यों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, गांधी इस विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे और गांधी ने इस निर्णय के विरुद्ध आमरण अनशन शुरू किया। इस आमरण अनशन के दबाव में आकर अंबेडकर को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करना पड़ा। वो पूना पैक्ट जिसमें यह निर्धारित हुआ कि अस्पृश्यों को पृथक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा, बल्कि सामूहिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत उन्हें सीट्स में आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि इस निर्णय से अंबेडकर प्रसन्न नहीं थे, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके पश्चात अंबेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी गठित की। अंबेडकर का ये मानना था कि जब तक दमित वर्गों की आवाज़ को संगठित नहीं किया जाएगा, उनकी मांगों का पूरा होना मुश्किल है और इसलिए उन्हें राजनीतिक संगठन की आवश्यकता है। इसी क्रम में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। उसके पश्चात 1942 में अंबेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। 1940 के दशक में जब भारतीय स्वतंत्रता निकट आ गई, तो निरंतर संवैधानिक प्रावधानों पे चर्चाएं बढ़ी, उसके संदर्भ के कार्य बढ़े और उन सभी कार्यों में अंबेडकर ने सक्रिय भूमिका निभाई। वे संविधान सभा के सदस्य चुने गए और अंत में प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। स्वतंत्रता के बाद वे भारत के कानून मंत्री बने। यद्यपि विचारों के मतभेद की वजह से उन्होंने बहुत जल्दी ही इस पद से इस्तीफा भी दे दिया। धीरे धीरे अंबेडकर ने सक्रिय राजनीति से अपने को दूर कर अपना ध्यान दलितों के शैक्षणिक उत्थान पर केंद्रित किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि बिना शैक्षणिक उत्थान के वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है।
इस परिवर्तन को यदि स्थायी बनाना है तो शैक्षणिक उत्थान की आवश्यकता है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में अनेक महाविद्यालयों और हॉस्टल्स की स्थापना की। धीरे धीरे अंबेडकर को ऐसा लगने लगा कि इस वर्तमान सामाजिक धार्मिक व्यवस्था में समस्त राजनीतिक प्रावधानों के बावजूद अस्पृश्यों के लिए गरिमामय जीवन संभव है या नहीं है, ये प्रश्न अंबेडकर को परेशान करता रहा। और अंततः उन्होंने इस उन्नीस में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, और 6 दिसंबर 1956 को एक ऐसे योद्धा की जिसने आजीवन हिंदू धर्म के और हिंदू समाज के विभेदकारी प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष किया, उसकी मृत्यु एक बौद्ध धर्मी के रूप में हुई। तो ये एक संक्षिप्त जीवन परिचय है, जिससे हम इस संक्षिप्त जीवन परिचय से हमें एक बात स्पष्ट होती है कि अंबेडकर का दृष्टिकोण विशेषकर अस्पृश्यता के मुद्दे पर निरंतर विकसित होता रहा। आरंभिक समय में उन्होंने इस मुद्दे को जैसा देखा, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आता रहा। अब हम अंबेडकर के विचार जाति पे देखेंगे। हम सब जानते हैं कि अंबेडकर जाति व्यवस्था के सबसे प्रखर आलोचकों में से एक हैं। ऐसा नहीं है कि जाति व्यवस्था की रूढ़ियों की आलोचना अंबेडकर के पहले नहीं हुई, किंतु अंबेडकर के चिंतन में, उनके लेखन में, जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे, हमें जाति व्यवस्था की सबसे संगठित और तर्कसम्मत आलोचना और व्यापक आलोचना देखने में मिलती है। अंबेडकर ने जाति व्यवस्था की आंतरिक गतिकी को स्पष्ट करने के लिए बहुत सघन प्रयास किया। जैसा मैंने अभी कहा कि जाति व्यवस्था, उसके स्वरूप, उसके अंत के तरीके, इन सब पर अंबेडकर के विचार क्रमिक रूप से विकसित होते रहे, और इसलिए वे अनेक चरणों से होकर गुजरे हैं। हम उन चरणों पर ध्यान देंगे। सबसे पहला संगठित प्रयास जाति व्यवस्था की गतिकी को समझने के लिए अंबेडकर ने अपने महत्वपूर्ण लेख कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म्स, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जो कि उन्होंने 1917 में लिखा था, इस लेख में किया। इस लेख में उन्होंने जाति व्यवस्था के उत्पत्ति को समझने का प्रयास किया। उन्होंने ये तर्क किया कि आरंभ में भारतीय समाज 4 वर्गों के बीच में श्रम के विभाजन पर आधारित था। ये विभाजन एक बंद व्यवस्था नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसमें एक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार और अपनी रुचि के अनुसार एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा और आ सकता था। किंतु धीरे धीरे ये खुली व्यवस्था एक बंद व्यवस्था में रूपांतरित हो गई, और जिसके परिणाम के रूप में हमें वर्तमान जाति का बंद ढांचा दिखा। अंबेडकर इस परिवर्तन को समझने का प्रयास करते हैं, जहां एक खुली व्यवस्था बंद व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है।
अंबेडकर इस परिवर्तन के लिए पुरोहित वर्ग को जिम्मेदार मानते हैं, जिसने सबसे पहले स्वयं को जनसंख्या के अन्य भाग से अलग किया और एक बंद द्वार की नीति अपनाई। और इस बंद द्वार की नीति का अनुसरण करते हुए बाकियों ने भी इसी नीति को अपनाया, और जिसके फलस्वरूप हमें जातियों की एक संरचना सामने देखने को मिलती है। अंबेडकर कहते हैं कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या वे अपने दरवाज़ों को बंद करने के लिए और अंतर विवाही समूह होने के लिए बाध्य थे, या उन्होंने अपनी इच्छा से ऐसा किया। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अंबेडकर कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर दो है। पहला कि कुछ ने तो अपने दरवाजे बंद किए और कुछ ने ये पाया कि उनके विरुद्ध दरवाजे बंद किए गए हैं, और इस प्रकार जाति व्यवस्था का एक बंद ढांचा देखने को हमारे सामने मिलता है। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक हु वर शूद्रास में जाति व्यवस्था का शास्त्रीय स्रोत ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ढूंढा। उन्होंने इस पुरुष सूक्त को वर्तमान जाति व्यवस्था के निर्माण के लिए उत्तरदायी माना। यह पुरुष सूक्त, जिसमें 4 जातियों के जन्म का उल्लेख विराट पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से बताया गया। ब्राह्मण का मुख से, क्षत्रिय का भुजा से, वैश्य का जंघा से तथा शूद्र का पैर से। अंबेडकर इस विवरण को पदसोपानीय और श्रेणीगत मानते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी समाज ने ऐसे औपचारिक श्रेणीकरण का उल्लेख नहीं मिलता जहां पर सम्मान का आरोही क्रम और घृणा का अवरोही क्रम की ऐसी स्थायी व्यवस्था स्वीकार की गई हो। जाति व्यवस्था के उत्पत्ति के कारणों को ढूंढने के पश्चात अपने सबसे ऐतिहासिक कार्य में एनहिलेशन ऑफ कास्ट में अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के शोषणात्मक चरित्र को प्रकाशित किया और ये स्पष्ट कर दिया कि हम लोकतंत्र स्थापित करने का कितना ही प्रयास कर लें, हम कितना ही संगठित राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा कर दें, उस राष्ट्रीय आंदोलन में हम भारतीय जन की कितनी ही बात क्यों न कर लें और भारतीय जन के समान अधिकार की कितनी ही बात क्यों न कर लें, किंतु एक समतामूलक और न्यायमूलक सामाजिक व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था दोनों एक साथ जा ही नहीं सकते। इस प्रकार यदि हमें एक समतामूलक व्यवस्था प्राप्त करनी है तो उसका एकमात्र रास्ता है जाति का उन्मूलन। अंबेडकर तर्कों के माध्यम से ये स्पष्ट करते हैं कि जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को बहुत अधिक चोट पहुंचाई है, उसका बहुत अधिक नुकसान किया है। वो तर्कों के माध्यम से उन नुकसानों को समझाने का प्रयास करते हैं। वो ये स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं कि इस ढांचे को समाप्त करने में केवल लाभ है, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इस व्यवस्था ने हमें कोई भी लाभ नहीं दिया। अंबेडकर जाति के संकीर्ण रूप को प्रकाशित करते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि जाति एक संकीर्ण स्व और एक संकीर्ण दृष्टिकोण को जन्म देती है।
इस संकीर्णता को प्रकाशित करते हुए अंबेडकर कहते हैं, हिंदुओं की नैतिकता पर जाति का प्रभाव दयनीय है। जाति ने सार्वजनिक चेतना को मार दिया है। जाति ने सार्वजनिक दान पुण्य की भावना को विनष्ट कर दिया है। जाति ने जनमत को असंभव बना दिया। एक हिंदू का सार्वजनिक जीवन मात्र उसकी जाति है, उसका दायित्व मात्र उसकी जाति तक है। सद्गुण जातिगत हैं, जाति द्वारा निर्धारित है, तथा नैतिकता भी जाति तक ही सीमित है। इस व्यवस्था में योग्य के लिए कोई सहानुभूति नहीं है, दक्षता के लिए कोई प्रशंसा नहीं है। जिसको आवश्यकता है उसके लिए कोई दान नहीं है। कष्ट के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं है। दान पुण्य तो है, किंतु वह अपनी जाति से ही शुरू होता है और जाति में ही समाप्त होता है। सहानुभूति तो है, किंतु दूसरे जाति के सदस्यों के लिए नहीं। इस एक वक्तव्य में अंबेडकर ये स्पष्ट करते हैं कि बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य और जाति ये दोनों संभव एक साथ नहीं है। जाति, अंबेडकर की दृष्टि से जाति हमें बड़ा होकर सोचने नहीं देती, हमें व्यापक होकर सोचने नहीं देती, वो हमें बांध कर रखती है। मानवता तक बढ़ना जाति के साथ संभव नहीं है, ऐसा अंबेडकर का मानना है। अतः या तो हम स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व जैसे मूल्यों पर आधारित एक मानवीय समाज हो सकते हैं, या एक जातिगत समाज। जाति व्यवस्था के दमनकारी पक्ष को व्याख्यायित करते हुए अंबेडकर ये बताते हैं कि जाति व्यवस्था में व्यक्ति अपने व्यवसाय को चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है, न तो अपने रुचि के अनुसार, न अपनी क्षमता के अनुसार। तो जाति व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता संभव नहीं है। दूसरी ओर जाति की श्रेणीगत व्यवस्था में समानता का प्रश्न उठता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध उच्चता और अधीनता का ही होगा, समानता का हो ही नहीं सकता। और तीसरा, ऐसी व्यवस्था में जहाँ व्यक्ति की नैतिकता, व्यक्ति के गुण, व्यक्ति की सहानुभूति सब कुछ केवल जाति तक सीमित है, वहाँ भ्रातृत्व का प्रश्न नहीं उठता। तो जाति की व्यवस्था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ऐसा अंबेडकर का मानना है, इन तीनों मूल्यों को संभव नहीं होने देती। इसी क्रम में अंबेडकर जाति के आर्थिक पक्ष को भी स्पष्ट करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार जाति ने आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि पर नकारात्मक असर डाला है। और अंबेडकर जाति के अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक प्रभावों को की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि इसकी मूलतः जो दोष हैं, वे पहला कि चूंकि जाति व्यक्ति को अपने व्यवसाय को स्वयं चुनने की सुविधा नहीं देती, अतः श्रम की गतिशीलता बाधित होती है। दूसरा, चूंकि यहाँ व्यवसाय जाति के आधार पर दिए जाते हैं, अतः पूंजी की गतिशीलता बाधित होती है। तीसरा, सशक्त अर्थव्यवस्था के लिए दक्षता आवश्यक है। अंबेडकर का कहना है कि दक्षता का सिद्धांत ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि
और क्षमता के आधार पर अपना व्यवसाय चुनना चाहिए जहां वो अपना सबसे योग्य योगदान दे पाए। किंतु जाति दक्षता के सिद्धांत का भी खंडन करती है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार व्यवसाय चुनने का अधिकार नहीं है, बल्कि व्यवसाय उसके ऊपर आरोपित किए जाते हैं उसकी जाति के आधार पर। अंबेडकर कहते हैं कि वास्तव में व्यवसाय से जाति निर्धारित नहीं होती, बल्कि जाति से व्यवसाय निर्धारित होता है, और यही समीकरण आर्थिक विकास को बाधित करता है। इसलिए अंबेडकर इस बात पर बल देते हैं कि केवल जाति का उन्मूलन ही एक समतामूलक, लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था को जन्म दे सकता है और एक जीवंत अर्थव्यवस्था को जन्म दे सकता है। इस तर्क को स्थापित करने के बाद कि जाति का उन्मूलन आवश्यक है यदि हम एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो अंबेडकर वे तरीके सुझाते हैं जिसके माध्यम से इस लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। उनके तरीके उदार से उग्रता की ओर जाते हैं। उन्होंने उन विभिन्न तरीकों का उल्लेख किया है जिसकी चर्चा उनके पहले से ही समाज सुधारकों द्वारा हिंदू समाज व्यवस्था को बदलने के लिए की जाती रही है, जैसे कि उपजाति का उन्मूलन, अंतरजाति भोज। यद्यपि अंबेडकर इन साधनों या इन तरीकों के महत्व को बिल्कुल नकारते नहीं, किंतु उनका मानना है कि जाति व्यवस्था की जड़ें जितनी गहरी हैं, उनको मात्र इन साधनों से उखाड़ा नहीं जा सकता। और उनका मानना है कि अंतरजातीय विवाह जाति व्यवस्था के ढांचे को तोड़ने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। वे इस तथ्य के पक्ष में तर्क रखते हैं और ये कहते हैं कि मात्र रक्त का विलय ही विभिन्न जातियों के बीच सगे संबंधी होने के भाव को जन्म दे सकता है। जब तक इस नातेदारी का भाव, आत्मीयता का भाव सबसे प्रमुख न हो जाए, तब तक पृथकतावादी भाव, जिसमें हम एक दूसरे को दूसरी दुनिया का माने, जिसका जन्म जाति के द्वारा किया गया है, वो पृथकता का भाव समाप्त नहीं हो सकता। अंबेडकर का मानना है कि हिंदुओं के लिए अंतरजातीय विवाह बाकी किसी भी गैर हिंदू धर्म से अधिक महत्वपूर्ण है, और इस प्रकार वास्तविक तरीका जाति को तोड़ने का अंतरजातीय विवाह ही हो सकता है। अंबेडकर मानते हैं इसके अलावा और कोई तरीका संभव नहीं है। अपने तर्कों को आगे बढ़ाते हुए अंबेडकर ने यह भी कहा कि यदि जाति का उन्मूलन करना है तो हमें जाति के पीछे की धार्मिक भावना, जिसमें जाति को दैवी उत्पत्ति, जाति की दैवी उत्पत्ति की बात की जाती है, उसे भी अस्वीकार करना पड़ेगा। और एक बहुत क्रांतिकारी रूप अख्तियार करते हुए अंबेडकर ये तक कहते हैं कि जाति का एक दैवी आधार है, अतः आपको जाति की पवित्रता और दैवीयता को तोड़ना होगा। और अंतिम विश्लेषण में इसका अर्थ ये होता है कि आपको शास्त्र और वेद की सत्ता को भी भंग करना होगा, जिससे जाति को
धार्मिक आधार मिलता है। यद्यपि अंबेडकर ये स्वीकार करते हैं कि ये कार्य आसान नहीं होगा, क्योंकि जाति व्यवस्था में विभिन्न वर्गों का हित शामिल है। जाति व्यवस्था की जो श्रेणीगत असमानता की व्यवस्था है, उसमें निहित स्वार्थों पर प्रकाश डालते हुए अंबेडकर कहते हैं कि एक ओर तो जाति व्यवस्था ने लोगों को अलग अलग समुदायों में बांट दिया, और दूसरी ओर इसने उन विभिन्न समुदायों को एक श्रेणीगत व्यवस्था में बांध दिया, जिसमें एक दूसरे के ऊपर है सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में। प्रत्येक जाति इस तथ्य में अपना सम्मान और अपनी संतुष्टि का अनुभव करती है कि जाति की व्यवस्था में वह जाति दूसरी जातियों से ऊपर है। अंबेडकर जब जाति के उन्मूलन के लिए धर्म के उन्मूलन को आवश्यक मानते हैं, तो वे अपने तर्क को स्पष्ट करते हैं कि धर्म के उन्मूलन से उनका अर्थ क्या है। अंबेडकर यहाँ पर जाति के नियमों या धर्म के नियमों तथा धर्म के सिद्धांतों में भेद करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि धर्म के शोषणात्मक जातिगत नियम का तो खंडन किया जाना चाहिए, किंतु धर्म के दार्शनिक आधार और सिद्धांत के खंडन की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि वे स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के मूल्यों के अनुरूप है। इस प्रकार अंबेडकर इस बात पर बार बार बल देते रहे कि यदि हमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की अपेक्षा है, तो ये आवश्यक है कि हम भारतीय समाज को बदलें, हिंदू समाज को बदलें। यद्यपि कई बार उनके स्वर इस क्रम में बहुत कठोर होते हैं, जो उनके आलोचकों को स्वीकार्य नहीं है। किंतु इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि हिंदू समाज की शोषणात्मक प्रकृति के विरुद्ध जो उनका संघर्ष है और इसको परिवर्तित करने के लिए जो उनके अथक प्रयास हैं, वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि उन्हें हिंदू धर्म में सुधार होने और हिंदू समाज में सुधार होने की संभावना में भी विश्वास है। उन्हें ये विश्वास है कि हिंदू धर्म में कहीं न कहीं संभावना है कि वो अपनी इन बुराइयों को दूर करके जो हाशिए पे खड़े हैं उनको शामिल कर सकता है, और संभवतः यही वो विश्वास है जिसकी वजह से वो निरंतर कभी मंदिर में प्रवेश के लिए, कभी जल के स्रोत के लिए, कभी हिंदुओं के रूप में अस्पृश्यों को समान अधिकार दिलाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। किंतु धीरे धीरे हिंदू धर्म की इस संभावना में उनका विश्वास या उनकी आशा या अपेक्षा कमजोर सी होती गई, और जिसका परिणाम अंततः उनके द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार करने में हुआ। जाति के संदर्भ में इस प्रकार हम देखते हैं कि अंबेडकर के विचार निरंतर परिवर्तित भी होते रहे हैं। इस परिवर्तन को आलोचकों की दृष्टि में असंगतता कहा जा सकता है कि यहाँ उनके चिंतन में कहीं ना कहीं असंगतता है या इनकंसिस्टेंसी है, पर दूसरी दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं उनका चिंतन क्रमिक रूप से विकसित हो रहा है संदर्भ के अनुरूप। तो इस प्रकार हमने अंबेडकर के जाति पर विचार को समझा। धन्यवाद।